नमस्कार, मैं योगेश राणा। आजकल एक बात बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, नरेंद्र मोदी का तिलिस्म कम हो रहा है। संघ ने भी अपने मुखपत्र के जरिए यह बात कही है, इस ओर इशारा किया है। संघ ने एक सलाह भी दी है। जो लोग नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी है वो संघ की सलाह के बाद और अधिक मुखर हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कि नरेंद्र मोदी का जननायक का जो कद बनाया गया है वह मीडिया मार्केटिंग के जरिए बनाया गया है। यह एक हवा है जो क्रिएट किया गया है। असल में कुछ राज्यों को छोड़कर जमीन पर कुछ खास नहीं है। ऐसी बातें कहने वाले बढ़ गए हैं, इसीलिए कुछ बातों पर कुछ तथ्यों के साथ बात की जानी चाहिए। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती और बीजेपी का वोट शेयर 37.36% रहा और एनडीए का वोट शेयर 45% रहा और एनडीए ने कुल 353 सीटें जीती। अब दो बातें समझिए। पहली बात, बीजेपी के अलावा उसके सहयोगियों का वोट शेयर करीब 8% रहा है और सहयोगियों ने 50 सीटें जीती है। कुछ और गहराई में जाकर देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के समय एनडीए में 26 पार्टियां थी, 26 पार्टियों का गठबंधन था और बीजेपी ने इस चुनाव में 282 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगियों ने 54 सीटें जीती थी। शिवसेना ने सबसे ज्यादा 18, टीडीपी ने 16, एलजेपी ने 6, अकाली दल ने 4 और आरएलएसपी ने 3 और अन्य सीटें कुछ बाकी छोटे दलों ने जीती थी। 2019 के चुनाव में बिहार में जेडीयू 7 आ गई और बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीतकर कमाल कर दिया। आपको ध्यान होगा 2014 में 31 सीटें जीती थी, यानी जेडीयू के साथ आने से बिहार में 8 सीटों का लाभ हुआ। अब बीजेपी के पास अगर देखें पूरे देश भर में, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और महाराष्ट्र में शिंदे की जो शिवसेना है और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी ऐसा बड़ा सहयोगी दल नहीं है जो किसी पूरे प्रदेश में अपना प्रभाव रखता हो। हालांकि कईयों से अभी मौजूदा दौर में बात शुरू हुई है, इस तरह की खबरें आने लगी है, अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि पिछले चुनाव में यह जो 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इसमें उन दलों का वोट भी शामिल था जो एनडीए का हिस्सा रहे, जैसे जेडीयू, उद्धव ठाकरे, टीडीपी, एलजेपी, अकाली दल और भी कई सारे सहयोगी दल, छोटे छोटे सहयोगी दल भी। उत्तर प्रदेश में कई सारे सहयोगी बने थे, लेकिन जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था वहां पर अपने अपने क्षेत्र में ये जो दल थे ये उसको समर्थन दे रहे थे, यानी कि इनका वोट भी शामिल था, तब 303 सीटें बनी थी। इसीलिए सभी कैलकुलेशन को करते हुए एक बात यह दिमाग में रखनी ही चाहिए कि यह 303 सीटें केवल बीजेपी की अपने अकेले वोट शेयर के दम पर नहीं थी, यह सहयोगियों के वोट शेयर के दम पर थी। इसमें सहयोगियों का वोट शेयर भी था। अगर सहयोगी नहीं होते तो ये सीटें कम हो सकती थी। और दूसरी बात, आप कुछ राज्यों के नाम पर गौर कर लीजिए। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक सहित दक्षिण के सारे राज्य और उत्तर भारत के भी कुछ और राज्य, यानी जिन राज्यों में बीजेपी की लोकल लीडरशिप मजबूत है वहां पर नरेंद्र मोदी का मैजिक चलता है, और जहां पर बीजेपी की लोकल लीडरशिप नहीं है या फिर वह बेहद ही कमजोर है, वहां पर स्थानीय चुनाव और विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का मैजिक चलता नहीं है, वह कमजोर रह जाता है। गुजरात जैसे राज्यों को अलग रख लेते हैं, क्योंकि गुजरात एक स्पेशल ही कैटेगरी का प्रदेश है जब नरेंद्र मोदी की बात आती है। तो पिछली बार भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार गई थी, जबकि इन राज्यों में तो बीजेपी के पास लोकल लीडरशिप भी है और वह मजबूत है। एक बात और, जहां पर बीजेपी की लोकल लीडरशिप कमजोर है और कांग्रेस में घमासान है, वहां पर आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से घुसपैठ कर रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसीलिए एक बात तो बहुत ही साफ है कि केवल नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के दम पर ना तो 2014 का चुनाव जीता गया, ना ही 2019 का चुनाव जीता गया, और चुनाव जीतने के लिए आगे भी इसके अलावा बहुत सारे समीकरण जरूरी है। चुनाव जीतने के लिए दो सबसे जरूरी फैक्टर है, एक मजबूत लोकल लीडरशिप और दूसरा जमीनी समीकरणों को साधने वाला गठबंधन। अब बीजेपी की लोकल लीडरशिप तो ऐसी ही है जैसी पिछले चुनाव में थी। छत्तीसगढ़ और अगर मध्य प्रदेश जैसे कुछ एक दो प्रदेश को देखें तो वो थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई दिखती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में बहुत मजबूत हुई है, लेकिन जमीनी समीकरणों की बात करें तो उस हिसाब से अब बीजेपी गठबंधन
को लेकर चिंता में दिखती है, क्योंकि बहुत बड़े दल बीजेपी के साथ गठबंधन में कोई है नहीं है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं फिर कहता हूं कि यह जो पिछले चुनाव में 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी, यह केवल अपने अकेले के वोट के दम पर बीजेपी ने नहीं जीती थी, इसमें सहयोगियों के वोट शेयर भी शामिल थे। इसी तरह से सहयोगियों की 50 सीटें भी बीजेपी के योगदान से जीती गई थी और अब जो सहयोगी साथ नहीं है उनके पास करीब करीब 10% वोट है और यह चिंता बहुत बड़ी चिंता है और बीजेपी नेतृत्व इस चिंता को समझ रहा है। अमित शाह ने राज्यों में अपनी विस्तारवादी नीति के कारण बहुत से दोस्त खोए हैं। दोस्तों को खोने के बाद इन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार भी नहीं कर पाई है, अपनी लोकल लीडरशिप भी डेवलप नहीं कर पाई है। मैं इस संदर्भ में फिर से महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब जैसे प्रदेशों का नाम लेना चाहूंगा। अब इन प्रदेशों में कुछ खास हो नहीं सकता है, समीकरण बनते हुए दिखते नहीं है, लेकिन बीजेपी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में दोस्त खोज रही है। इस तरह की खबरें आने लगी है। आप बीजेपी और सहयोगियों की ताकत को एक उदाहरण के तौर पर और माप सकते हैं। बीजेपी अकेली कहां खड़ी है और सहयोगियों के साथ कहां खड़ी है, इसको नापने का एक ताजा उदाहरण भी सामने आया था, उसको याद कर लीजिए। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट को आम आदमी पार्टी ने जीत लिया और उसे 34.5% वोट मिले, कांग्रेस को 27.4% वोट मिले, बीजेपी को 15.2% वोट मिले और अकाली दल को 17.9% वोट मिले। यानी अगर अकाली और बीजेपी के वोट को मिला दे तो यह 33.1% होता है। यह आम आदमी पार्टी से केवल 1% कम है और कांग्रेस से बहुत ज्यादा है। इस तरह से दो बातें बहुत ही साफ है, एक गठबंधन के साथ ही जरूरी है 2024 के लिए और दूसरा चुनाव पहले भी केवल नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के दम पर बीजेपी जीतती नहीं रही है और अब भी नहीं जीतने वाली है। इसके लिए अच्छे राजनीतिक दोस्त चाहिए, जमीनी समीकरण साधने की जरूरत है। इसीलिए संघ का मुखपत्र कह रहा है कि नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के भरोसे पर मत रहिए। चुनाव जीतने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है, जनता के मुद्दे और राज्यों में मजबूत लीडरशिप जरूरी है। 2024 के लिए बहुत से प्रदेशों में सहयोगियों की जरूरत जरूरी है और वो सहयोगी अभी तो बीजेपी के पास कुछ प्रदेशों में दिख नहीं रहे। हाँ, इस तरह की खबरें आने लगी है कि कुछ पुराने सहयोगी साथ आने के लिए आतुर है। हो सकता है चुनाव आते आते ही साथ आ जाए। वैसे बीजेपी के पक्ष में एक बात बहुत अच्छे से जाती है और वो यह कि विपक्ष के वोट में बिखराव होता है, उनको एक साथ लाना करीब करीब नामुमकिन होता है। इस बार भी ऐसा होता हुआ साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष दो गुटों में सीधे सीधे बंटता हुआ दिख रहा है, एक अरविंद केजरीवाल का खेमा और एक राहुल गांधी का खेमा। लेकिन यह अभी अंदेशा भर है कि ये बटेंगे कि नहीं बटेंगे और विपक्ष के वोट में बिखराव होगा कि नहीं होगा। यह अंदाजा है, अंदेशा है, क्योंकि अगर कुछ प्रदेशों में भी विपक्षी दल बहुत अच्छे से तालमेल करने में कामयाब हो गए तो चिंता बन ही सकती है और संघ भी इस चिंता को समझ रहा है। इसीलिए वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के भरोसे मत रहिए, राज्यों में समीकरणों पर ध्यान जरूरी है, लोकल लीडरशिप पर ध्यान जरूरी है। 2019 और 2024 के चुनाव में एक और बड़ा अंतर रहने वाला है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में हिंदुत्व का एजेंडा बहुत ऊपर चला गया है, यानी सांप्रदायिकता बड़ा विषय बन गया है 24 के चुनाव में। अगर आप तुलना करेंगे 14 और 19 के चुनाव से, ऐसे में विरोधी वोटर खासकर मुस्लिम वोटर और अधिक एकजुट होगा, यह माना जाना चाहिए। हालांकि चुनाव को अभी एक साल दूर है और अमित शाह समीकरण साधना पर निकल चुके हैं। देखते हैं होता क्या है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।